खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से तू लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद कर तो सही। आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर स्वागत है दोस्तों। मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग मैथ का अगला चरण, अगला कड़ी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। इससे पहले के जितने भी क्लास हुए हैं, अगर हम वर्ग के बारे में पढ़े हैं और आयत के बारे में अगर पढ़े हैं पूरा डिटेल से, तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी पढ़े हैं। और हम आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि जितना भी बेसिक चीज़ पढ़ाया गया है उस आधार पे जो क्वेश्चन कराया गया है उससे बाहर क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन जो कराया गया है 20-25 क्वेश्चन, तो उसी आधार पे क्वेश्चन आएंगे, बल्कि जो डाटा होगा वह चेंज होगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा पहले तो बेसिक बताई जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला सर्कल बताया गया, सर्कल पे क्वेश्चन कराया गया, फिर हर टाइप के ट्रायंगल बताए गए, सारे ट्रायंगल पे क्वेश्चन कराए गए, इसी तरह सारा आयत वर्ग पढ़ाया गया, उस पर क्वेश्चन कराया गया। आज हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और बाकी एक बात और कर देते हैं आपसे, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब चैनल पे बिल्कुल उपलब्ध हैं। जितने भी एनटीपीसी में टॉपिक है करंट के, आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं करंट के, और अगर चैनल पे आ गए तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस वाले करंट में ना हो, करंट के सिलेबस में ना हो, एनटीपीसी के, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 100% पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था हाल में, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, लगभग 18 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें से हमारे चैनल पे जो पढ़ाया गया है पॉलिटी, जो पढ़ाया जा रहा है अभी, लगभग 10-15 क्लास हुए हैं, वहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे। अभी पूरा भी नहीं पढ़ाया गया, लगभग भाग 4 तक ही पढ़ाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो बस आप लोग अगर समझदार हैं तो आइए, अपने फ़ायदे के लिए हर जगह क्लास करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने फ़ायदा मत देखिए, अपना फ़ायदा देखिए। आप हर जगह क्लास करिए, जहाँ पे फ्री क्लास हो रहा है वहाँ पे आप क्लास लीजिए, लेकिन पे करके क्लास ना करिए, क्योंकि आपको पे करना है तो हमारे चैनल पे आइए ना, बिल्कुल फ्री करिए सारे क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। बस आप लोग अपना जो वर्चस्व है बनाए रखिएगा और धैर्य बनाकर लास्ट तक देखिएगा, या नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएं। ठीक है, बेसिक बताएंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, पैरेललो, ठीक तो है ना। पैरेललोग्राम का मतलब क्या आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। तो इसके प्लेस में हम लिख देते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में अगर हम बेसिक से देखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम दो पैरेलल लाइन खींच दें दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन हम लोग इस तरह खींच दें, ध्यान से देखेंगे आप, पैरेलल मानेंगे ऐसे, पैरेलल लाइन खींच दें, हम इसको मान लेते हैं यह सी है और यह डी है। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, सी डी और ए और बी, इसे ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी डी। अब यहाँ पे अगर हम कोई बेस मान लें, यहाँ पे कोई बेस मान लें ई और एफ, ई और एफ। अब इस वाले समांतर लाइन से, इस वाले पैरेलल लाइन से अगर हम लोग यहाँ पे कोई इस तरह तिर्यक रेखा, मतलब इस तरह लाइन एक खींच दें हम लोग, यहाँ देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। और इस तरफ भी अगर ऐसे हम लोग खींच दें दोस्तों, इस तरह अगर इसको हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको सी दे देते हैं। ठीक, इस तरह लाइन खींच दें और इसका हम लोग नाम रख दें, कुछ भी नाम रख दें, GHIJ मान लीजिए, GHI और जे नाम रख दिए। अब आप में ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आप बताइएगा, अगर कोई भी दो समांतर चतुर्भुज अगर उनका बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो उनकी एरिया भी इक्वल होगी। अब आप इसे बताइए दो समांतर चतुर्भुज कौन से बन रहे हैं। देखिएगा, EFGH इक्वल टू FIJE,
IJE। मतलब इसमें यह हम बताने की कोशिश आपसे कर रहे हैं, यह इसमें से क्वेश्चन अराइज होगा कि किसी भी सेम बेस से, उसका बेस सेम हो और वहाँ से जितने भी चतुर्भुज बनेंगे, एक बेस से जितने भी चतुर्भुज बनेंगे, दो पैरेलल लाइनों के बीच में जितने भी चतुर्भुज बनेंगे दोस्तों, वह यानी कि उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। यानी कि मिला जुला कर एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी दो समांतर लाइनों के बीच, किसी भी दो पैरेलल लाइनों के बीच एक बेस से बनने वाले जितने भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, सबकी एरिया बराबर होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख लिए। इतनी बातें समझ में आई, तो हम लोग अब एक और देखते हैं टॉपिक इसी पे, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज का हम बातें कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसी में एक ट्रायंगल बना के देखते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में। हम लोग अभी तो चतुर्भुज बनाए, अब देखिएगा समांतर चतुर्भुज के अंदर हम लोग ट्रायंगल बना के देखते हैं। अगर हम आपसे बोल दें दो पैरेलल लाइन है, वही दोनों दो पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन, एक CD मान लीजिए और ये मान लीजिए A और B है, ठीक है ना, A और B। अब इस पे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, मतलब इस तरह एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। और इसी बेस से, सेम बेस से एक ट्रायंगल भी बना दिया जाए ऐसे, ठीक है। ये ट्रायंगल चाहे ऐसे हो चाहे फिर ऐसे हो, इस पे हम लोग गौर करेंगे। अब एक चीज ध्यान देखेंगे, जो एक चीज है, देखिए AB जो है CD के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB पैरेलल CD, ये चीज हो गया, AB पैरेलल टू CD। अब इसमें यह देखना है दोस्तों कि जो यह त्रिभुज है हमारा, इसका नाम पहले रख लीजिए EFGH और I। तो अगर इस तरह भी कभी हमको हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसके अंदर कोई ट्रायंगल बना है, सेम बेस पर होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये थ्योरम है हमारा, इसको आप लोग नोट करेंगे। अगर सेम बेस पर बना हुआ है तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा, इस ट्रायंगल का यानी कि HEF का जो एरिया होगा, वही सेम एरिया हमारा हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का EFGI का, यानी EFIJ का एरिया बराबर ट्रायंगल का एरिया HEF। यह ट्रायंगल है आपका, यह आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे इसको। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं SSC में, रेलवे NTPC में भी बन सकते हैं, UPSI में भी बनेंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इन सब सारी बातें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, इस वजह से सारे टॉपिक्स एक एक टॉपिक चुनकर यहाँ पे लाया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं या फिर आने वाले गत वर्षों में बनेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करिएगा। चलिए एक और टॉपिक, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना रोम्बस देखिएगा, RHOUMBUS रोम्बस में दोस्तों यू नहीं रहेगा ना, यू नहीं, RHOMBUS। रोम्बस का मतलब हो गया समचतुर्भुज, यह भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज का ही पार्ट होता है, याद रखेंगे आप लोग, समचतुर्भुज। बिल्कुल मजे लेकर पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए, वही पढ़िए जो समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रोम्बस के बारे में बात करते हैं, समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, तो अब पहले तो बताइए समचतुर्भुज क्या होता है, इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं। देखिए अगर हम समचतुर्भुज बना दें ऐसे, देखेंगे आप लोग, ठीक है ना, ABC और D। तो एक चीज याद रखिएगा, समचतुर्भुज में जो समचतुर्भुज होता है उसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देंगे। स्क्वायर में भी चारों साइड जो होता था वो इक्वल होता था, ठीक है। और उसकी जो जितने भी एंगल हैं उसमें वो भी 90 डिग्री के होते थे, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं उसमें। मतलब कि अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें चारों साइड तो इक्वल होंगे, लेकिन समचतुर्भुज नाम से पता चल जा रहा है ना, ये चारों साइड इक्वल होंगे और आमने सामने का एंगल इक्वल होगा। यह एंगल इसके एंगल, मतलब कि एंगल C इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे लिख लीजिए एंगल C इक्वल टू एंगल B, और एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D। इस चीज़ को कॉपी पे आप लोग नोट करेंगे,
ठीक है, नोट करिए। इसके बाद एक चीज और नोट कर लीजिए, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा और ए डी बी डी ए सी के पैरेलल होगा, यह भी नोट कर लीजिए। ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी या फिर डी बी, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लाइन है उसका नाम ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। अगर इतनी सीधी चीज़ें क्लियर हैं, मतलब कि आपको यह समझना है जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, और जो अपोजिट एंगल होते हैं वह भी आपस में इक्वल होते हैं। इतनी बातें अगर ध्यान में हैं आपको तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे है, अब दूसरा इसी पे देख लेते हैं। अगर हम लोग डायगोनल बना दें दोस्तों, इस तरह का डायगोनल, तो जो डायगोनल बनेगा ना वह एक दूसरे को इस तरह कैंसिल करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे कैंसिल करेगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, लेकिन आप याद रखेंगे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे कैंसिल करेंगे आपस में। कितने में दोस्तों? 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पे कैंसिल होता है, अगर यह डायगोनल हमारा जो ए डी है, ए डी बराबर अगर मान लें D1 और बी सी बराबर मान लें D2, तब ध्यान रखेंगे जो ये मिड पॉइंट इसका अगर हम मान लेते हैं O है, तो OC यानी कि BC की बात कर रहे हैं, पूरे BC की बात कर रहे हैं, OB प्लस OC, OB प्लस OC बराबर D2 होता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो OC बराबर D2/2, OC बराबर D2/2 और OB बराबर भी D2/2, ये आप नोट करेंगे। और इसी तरह इसमें देख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा OD प्लस OA बराबर D1, ठीक है, क्योंकि हम लोग D1 माने हैं AD तक, तो D1 हो गया। ये D1 हुआ तो इसको याद रखेंगे कि जो हमारा OD है दोस्त, OD बराबर OA हाफ बराबर D1/2 हो जाएगा। मतलब मतलब कि अगर सिंपल वे में अगर हम लोग समझें तो समान जो आपका समचतुर्भुज है उसमें दोनों डायगोनल एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर कैंसिल करेंगे, परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करेंगे, आपस में बाइसेक्ट उसका परपेंडिकुलर होगा, और बाइसेक्टर पॉइंट को हम लोग अगर O मान लेते हैं तो जो हमारा डायगोनल होगा पहला वाला या D1 या D2 दोनों में से कोई, तो वह बिल्कुल मिड में कैंसिल करेगा। मतलब कि इधर वाला जो D1 आपका है, D1 वह बिल्कुल दो भागों में डिवाइड करेगा उसको, मतलब कि कह लीजिए कि हाफ पोर्शन में, यह पूरा हाफ हो जाएगा और यह पूरा हाफ हो जाएगा, इधर भी उसी तरह यह हाफ और यह हाफ होगा। समझ गए? मतलब कि OD बराबर OA और OB बराबर OC, इस तरह यहाँ पे देखा जाएगा। इसको अगर आप लोग नोट करते हैं तो हम लोग इसमें एक चीज़ और देखते हैं। अगर ये आप देख लिए तो हम लोग थोड़ा चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। इसका एरिया का डेरिवेशन क्या होता है, इसके एरिया का फार्मूला कैसे निकलता है। अगर साइड दिया हो तो एरिया निकालेंगे, ऊंचाई दिया हो तब एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो तब एरिया कैसे निकालेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लियरिटी के साथ इसमें पढ़ते हैं आगे। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तब हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलिएगा, आप लोग इसे फिर से देखेंगे एक बार। जो परिभाषा है, मेन परिभाषा है हमारे समचतुर्भुज का, बस वही है। एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा, बस इसी तरह सुन लेते हैं। अगर समचतुर्भुज है दोस्तों तो उसमें चारों साइड इक्वल होगा, आमने सामने की भुजा पैरेलल होगी, डायगोनल बाइसेक्ट जहाँ पे करेंगे वह बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, यानी कि D1 और D2 तो पहली बात इक्वल नहीं होगा, और D1 D2 जहाँ पे कट करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे चारों ओर, और समचतुर्भुज में आमने सामने का एंगल बराबर होगा, यह बात भी ध्यान रखेंगे, और आमने सामने का भुजा भी पैरेलल होगा, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलता है। अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज बना दें, सॉरी समांतर नहीं दोस्तों, सम, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का ही एक भाग है, एक पार्ट होता है, तो समचतुर्भुज इसका नाम है, जिसमें कि चारों साइड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यह ए है, यह भी ए है, यह ए है, सारों मतलब कि चारों भुजाएं उसकी ए हैं, और इसका जो यह डायगोनल है दोस्तों, यह तो पूरा D1 है, मान लीजिए इसको A B C D, तो A यहाँ पे O है तो AO बराबर D1/2। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो AD है वह D1 डायगोनल है रखता है, उसका नाम D1 डायगोनल हो गया, और BC बराबर D2 हो गया, ये डायगोनल का नाम हो गया। तो हम अगर यहाँ पे देखें दोस्तों यह OC बराबर कितना होगा तो बता देंगे आप। अगर BC बराबर आपका D2 है तो यह D2/2 हो जाएगा, हाफ होगा,
अभी हम लोग ने पिछले में देखा। और अगर AD बराबर D1 है तो OD बराबर कितना हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। इस चीज को भी हमने देखा। तो दोस्तों ये D1/2 हो गया, ये D2/2 हो गया, और ये हमारा A है। तब ध्यान से आप लोग एक चीज देखेंगे, या तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बन रहा है ना। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा, और बाकी इस दोनों में से कोई एक लंब होगा, एक कोई आधार होगा। अगर हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल को निकाल के हम लोग यहाँ बना देते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे बना दें ऐसे, नीचे बेस A है, यहाँ पे D2/2 है और यहाँ पे D1/2 है ना, इस तरह है। अब इसको हम लोग सीधा खड़ा करते हैं दोस्तों, तो ऐसे देखिएगा, ये वाला है ना, तो हम लोग इसको अगर ऐसे खड़ा कर दें ऐसे, ठीक है, तो देखिएगा जो A था, ये जो A था वो यहाँ पे आ गया, ये वाला हो गया A, और जो ये D2/2 था वो नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये हो गया D1/2, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग लगाते हैं हाइपोटेनियस का फार्मूला। हाइपोटेनियस लगाते हैं दोस्तों, तो देखेंगे हाइपोटेनियस में इसका पहले एरिया कैसे निकलता है, बस इसके बारे में हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। इसका नाम रख लीजिए ABC। अब इसमें देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर D2/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर D1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A² इक्वल टू D2 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D1 का स्क्वायर बाई 4। अब इसको हम लोग यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे 4 को, तो आ जाएगा 4A² इक्वल टू D2 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोग नोट करेंगे कॉपी पे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे अराइज होगा इसको देखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की वैल्यू दे देगा आपको, D1 और D2 की वैल्यू दे देगा। अब आपसे पूछ लेगा आप साइड बताइए, या फिर एक साइड दे देगा, एक कोई D1 दे दिया, मान लीजिए D1 दे दिया और A दे दिया, आपसे पूछेगा दूसरा डायगोनल बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से अराइज होंगे, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। यहाँ से हम लोग साइड और D1 D2 के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं कि जो D1 एक फार्मूला होता है एरिया का जो फार्मूला होता है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें जो एरिया निकलेगा दोस्तों, यह D1 है तो D1 इंटू यह D2 है तो D2, D1 इंटू D2/2, D1 इंटू D2/2, यही होता है एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ समचतुर्भुज। अब देखिए ये कहाँ से आया, अब ध्यान से देखेंगे ये कहाँ से आया है। इसमें आपका एरिया अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। अगर सिंपल सा कोई फार्मूला पूछ लेता है, आप बताइए समचतुर्भुज का एरिया बताइए, तो आप क्या बताएंगे, जो समचतुर्भुज का एरिया होता है सर वो होता है ऊंचाई गुणे आधार, ऊंचाई गुणे आधार। अब देखिए इसमें ऊंचाई हमारा यह ऊंचाई हो गया, ठीक है ना, यह ऊंचाई हो गया और आधार हमारा A हो गया, देख रहे हैं आप। बस अगर सिंपल फार्मूला पूछा, अगर ऊंचाई दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है, आधार पूछता है, जो आधार है वही उसकी भुजा है, यह बात ध्यान में रखिएगा। आधार का मतलब भुजा, मतलब कि साइड ऑफ समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। जो आधार है वही हमारा भुजा है। अगर आपको कभी ऊंचाई दे देता है और एरिया दे देता है, आधार पूछता है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें तभी यह फार्मूला लागू होगा जब हमको ऊंचाई दिया रहेगा, तब हम इस तरह एरिया निकालेंगे। अगर ऊंचाई नहीं दिया है तो हम इस तरह एरिया निकालेंगे, D1 इंटू D2/2 इक्वल टू एरिया, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारा रोम्बस वाले चैप्टर में। यह फार्मूला D1 दे देगा, कभी एरिया दे दिया, D2 निकालने के लिए बोल दिया तो निकालिए, D1 D2 दे दिया, बच्चे कंफ्यूज, अरे एरिया कैसे निकलेगा, डायगोनल दिया है। तो बस कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। अगर आपको ऐसा कुछ दे देता है, अगर एरिया देता है, D2 पूछ देता है, या फिर कभी काल के यह करता है D1 D2 देकर आपको साइड पूछ लेगा, तो बस आप लोग यह फार्मूला लगा देंगे, D1 D2 जो पिछला वाला था, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके रोम्बस से। अब एक बातें हम और कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से और अराइज हो सकता है, जैसे कि देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे, यह आपका रोम्बस है, मतलब कि समचतुर्भुज है दोस्तों,
समचतुर्भुज है। ठीक है सर, ये आपका समचतुर्भुज है। इसमें हमारा जो डायगोनल है, हम लोग डायगोनल अगर यहाँ से बना दें तो केवल ये ओ है, अगर पहले नाम लिख लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है ना, एक मिनट दोस्त। हाँ, तो यहाँ पे अगर ये ओ है हमारा मिड पॉइंट और ये हमारा डायगोनल D1 है और ये D2 है, तो OC कितना हो जाएगा, D1/2 होगा और ये D2/2 हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। और यह एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम मान लेते हैं यह थीटा एंगल है, यह क्या एंगल है, थीटा एंगल है, तो अगर इस पूरे को निकाल लें, अब देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री। अगर हम लोग ऐसे निकाल लें, पहले इसको इस तरह रख लें, इस ट्रायंगल को यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया और ये हमने थीटा माना था, और यह D1/2 है और यह D2/2 है, और यह O था और यह हमारा C और D है, यही तो है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग और सीधा करें, सीधा करना चाहें, तो इस पूरे को उठा को ऐसे खड़ा कर दें तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना 90 डिग्री, जो कि हम लोग को पता होता है कि 90 डिग्री यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो जो भी ये खड़ा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे D1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका D2/2 आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे देखिए, इसको खड़ा किए तो थीटा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया थीटा, थीटा वहाँ पे हो गया। और इस तरह जो यहाँ पे है वो O है, और जब इसको खड़ा करेंगे तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, है ना। इस तरह के एक ट्रायंगल फॉर्म बनेगा हमारा। अगर अब आपसे पूछता है D1 और D2 देकर, D1 और D2 देकर पूछता है साइन थीटा की वैल्यू बताइए, किसकी, साइन थीटा की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब, यह तो हमारा बेस है ना, मतलब कि यह हमारा साइड है A, इसी ध्यान रखेंगे, ये पूरा A है, ये पूरा A है, तो यहाँ पे भी A आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है साइन थीटा की वैल्यू बताइए आप, साइन थीटा की, तो अब साइन थीटा बराबर आप क्या बताएंगे, तो ध्यान पहले ये चीज देख लीजिए, अगर थीटा है दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल में सारे त्रिभुजों का एडिशन एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, तो यह थीटा है, यह 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा, 90 तो हो गया है, यहाँ थीटा है तो यह इसका माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा आ गया। अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, यह वाला देखिएगा, अभी दोनों लेके करेंगे, आप लोग ध्यान से बस बन रही है। अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, यह आपका क्या हुआ, D1/2 और यह आपका क्या हुआ, A। और हम लोग अभी पीछे देखे थे कि A की वैल्यू कितनी आई थी, A स्क्वायर की, 4A स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यही आया था। और यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू आ गया था D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे नीचे 4, इस तरह आया था ना। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ पहले A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में D1/4 का होल स्क्वायर प्लस D2 का, सॉरी D1/4, यह 4 बाहर है, D1 का स्क्वायर/4 है, इसको ध्यान देंगे, और यहाँ पे D2 का स्क्वायर/4 आ गया। यहाँ से हम लोग A की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिएगा कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यहाँ पे अगर 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो लंब हमारा D1/2 हुआ, D1/2 लंब बटे कड़ क्या होगा हमारा, A हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर D1/2A। आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको D1 D2 के फॉर्म में पूछा गया है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे A की वैल्यू, ये वाला A की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू D1/2 गुणे रूट में D1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4, यह आपका फार्मूला हो जाता है। कब, जब आपका D1 और D2 दिया हो और आपसे पूछे कॉस थीटा बताइए, तब, क्योंकि हमें A में कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से आपको पहले बता दिया गया है A स्क्वायर इक्वल टू वाला फार्मूला, आप याद कर लेंगे इसको। यहाँ से A की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, यह फार्मूला बनेगा कॉस थीटा। जब कॉस थीटा निकल गया तो साइन थीटा भी निकल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू देखिए क्या होगा। अगर टेन थीटा निकालना चाहें दोस्तों तो टेन थीटा बराबर देखिएगा आप लोग, अगर हम लोग यहाँ से देखें 1090 माइनस थीटा, मान लीजिए 1090 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से D1 मतलब ये लंब हुआ या आधार हुआ, यहाँ पे अगर आपका एंगल है तो एंगल के सामने लंब
और बेस पे उसके आधार हो गया, मतलब कि d1/2/d2/2। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा का मतलब cot थीटा इक्वल टू 2 से गया, यानी कि d1/d2। अगर आपसे tan थीटा पूछता है तो बस इसी का उल्टा कर देंगे, tan थीटा बराबर d2/d1, ठीक है ना। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं सारे एंगल, सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल सकते हैं। कब? जब d1 और d2 पता हो। इस कंडीशन में थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, थोड़ा हार्ड हो सकता है साइन वाले कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे a आ जाता है। अब a की वैल्यू अगर न दी हो क्वेश्चन में, न दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको फार्मूला बताया गया है 4a² = d1² + d2²। अब आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं, d1²/4 d2²/4। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। क्वेश्चन का फार्मूला तो हार्ड हो सकता है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा या फिर जो वहाँ पे वैल्यू, यहाँ पुटिंग द वैल्यू करने के लिए दिया होगा, वह यहाँ पे रखने से इजी बन जाएगा, बिल्कुल सब कट पीट जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, एसएससी में, सीजीएल में, ठीक है। जो आपका एसआई होने वाला है पेपर यूपीएसआई का, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने के चांस ज़्यादा हैं। एनटीपीसी में खैर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और आज के लिए हम लोग इसी जगह विराम देते हैं, और आगे की बातें अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी देखेंगे अगर कुछ और इसमें टॉपिक है इस रोम्बस से, तो हम आगे भी टॉपिक ले लेंगे, या फिर इसी जगह इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आगे क्वेश्चन लाएंगे इस पर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं मैथ का, तो पिछला क्लास ज़रूर देखें, अपने फ़ायदे के लिए देखें। अगर लास्ट तक आप लोग बने रहते हैं तो पक्का बता रहे हैं दोस्तों, आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। और अपने फ़ायदे के लिए आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट अपना हमेशा फ़ायदा ही चाहता है, तो जहाँ पे आपका फ़ायदा है वहाँ पे आप लोग बने रहिए। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं दोस्तों, ना कि अभी आपसे चार्ज लिया जा रहा है, कुछ नहीं। अगर आप लोग ऑनलाइन शिक्षण के टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना चाहते हैं PDF वगैरह के लिए, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ से पाने के लिए आप, तो ऐड हो जाइएगा ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल करके। वहाँ पे सारे बच्चे ग्रुप डी, NTPC, स्टेट PSC सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल का आपका फेसबुक ग्रुप भी चलता है, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे भी बच्चे 10,000 के आसपास हैं, 10-12 हज़ार, ठीक है, और बढ़ ही रहे हैं बच्चे। तो आप लोग को वहाँ पे क्विज वगैरह डेली दिया जाता है, करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन डेली वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम निकालिए, सफलता की ओर बढ़ते रहिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या फिर इसी में क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।